आज के चीफ गेस्ट आदरणीय कीर्ति रसैया जी जबलपुर से हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ तो आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय कीर्ति रसैया जी। आदरणीय कीर्ति जी, आपका माइक खोलिए और आप आज योग के बारे में बताएंगे। आदरणीय कीर्ति जी। जी खुल गया। जी, सभी को सादर ओम। जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आवाज आ रही है। चलिए, पहले सभी लोग कमर पे पीठ गर्दन एकदम सीधी करके बैठेंगे। आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह के अंदर ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से। एकदम रिलैक्स। जो वाइब्रेशन आपके शरीर में आया उसको महसूस करेंगे। पूरी बॉडी में फैलाने का प्रयास करेंगे। ये पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है। पूरे शरीर में फैलाएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। कोमलता के साथ आंखों में रखेंगे। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सविता जी, अपना माइक बंद कीजिए। सविता जी। दोनों हथेलियां सामने रखेंगे। हथेलियों के दर्शन करेंगे और इस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ पूरा दिन व्यतीत करेंगे। सबसे पहले मालवीय जी को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया। क्योंकि आज ये हमारा ग्रुप ही योगा आहार पे बना हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको आहार के बारे में बताना चाहूंगी। हम 2 प्रकार का खाना खाते हैं, अल्कलाइन और एसिडिक। हमारी बॉडी को अल्कलाइन फूड की ज्यादा आवश्यकता होती है और एसिडिक की कम। किंतु हम इसका विपरीत करते हैं, एसिडिक अधिक खाते हैं और अल्कलाइन कम। अल्कलाइन फूड क्या होता है? वह फूड जिसे प्रकृति ने हमें जैसा दिया है हमको वैसा ही ग्रहण करना है, वो कहलाता है अल्कलाइन फूड। इसमें रॉ मटेरियल होता है। जैसे अगर ककड़ी, टमाटर, गाजर, इनको प्रकृति ने जैसा दिया है हम उसको वैसा ही ग्रहण करें तो हमें इसके ज्यादा फायदे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? अब ककड़ी है तो ककड़ी का रायता बना दिया, टमाटर है तो सॉस बना दिया। हम उसको वैसा नहीं खाते हैं तो इसके बेनिफिट कम हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे आप मान लीजिए चना है। अब चने को आप भिगा के खाते हैं तो ज्यादा फायदे हैं, उबाल के खाते हैं तो कम फायदे हैं, और उसको उबाल के तल दिया तो उसके फायदे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब उसके अंदर का जीवात्मा ही खत्म हो गया है तो वो हमारे अंदर जाके क्या ग्रो करेगा? अगर आप सूखे चने को डाल दें, उसमें थोड़ा पानी डाल दें, मिट्टी में डाल दें, तो वो उगेगा और उगने के बाद उसमें और भी चने निकलेंगे। लेकिन अगर हमने इसको उबाल दिया या तल दिया तो क्या वो ग्रो करेगा? उसको आप मिट्टी में डाल दें, कहीं भी डाल दें, तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं ना। तो इसी प्रकार हमें फल को जैसा प्रकृति ने दिया है हमें वैसा ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हम उसको और स्पाइसी और तेल और मसाला डाल के उसकी सारी चीजों को खत्म कर देते हैं। उसी प्रकार जैसे हम, जो हमारा रूटीन लाइफ होता है, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो हमारी रूटीन लाइफ अच्छी होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि हम योग कर रहे हैं उसके बाद हम कुछ भी खा रहे हैं, या हम कुछ भी खा रहे हैं तो और योग कर रहे हैं तो सोचेंगे कि हम एकदम स्वस्थ हो गए।
तो ऐसा नहीं है, हमारे अंदर सारी चीजें काम करती हैं। अगर हम टाइम पे उठते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, हमारा संगीत हम अच्छा सुनते हैं, तो उन सब चीजों का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है। अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो एक अच्छी वाली ऊर्जा, एक अच्छा वाला वाइब्रेशन आपके अंदर जाता है। अगर आप उसके विपरीत करते हैं, लाउड सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, उसका भी वाइब्रेशन आपके अंदर जाता है। तो हमें हर चीज का एक लिमिट बना के रखनी चाहिए कि हमें क्या खाना है। वैसे तो आजकल किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मोस्टली लोग जानते हैं, सब इंटरनेट से जुड़े हैं, सभी को पता है क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। पर हमारी इंद्रियों में हमारा काबू नहीं है, हम इंद्रियों के जाल में बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें सुबह उठकर गर्म पानी पीना है, सबको पता है। थोड़ा योग करना है, सबको पता है। अगर आप किसी प्रकार का योग नहीं कर सकते तो थोड़ा टहलिए, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इतना काफी है आपको स्वस्थ रखने के लिए। इसके अलावा हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, गिलोय है, घर में उगाइए आप लोग, गिलोय, एलोवेरा, इनको आप गमलों में उगाइए, इसका जूस बना के, काढ़ा बना के पीजिए, जो आपके शरीर की कितनी सारी व्याधियों को दूर करता है। आप लोग तो हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप लोगों को ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे बोला है तो इसलिए बता रही हूँ। बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? और मुझे तो कोई शो भी नहीं हो रहा कि कोई देख भी रहा है। देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, देख जी रहे ओम, देख। हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, आप लोग कुछ पूछना बताइए। चाहते हैं किसी भी चीज नहीं में, नहीं, आप किसी भी, बताइए। बस हम ही बोलते जाएं। जी जी, बताइए आप। नहीं, हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग भी। हाँ, तो आप बाद लोग में करेंगे, कीजिए ना बात फिर, करेंगे। जी क्योंकि ओम। मेरे पास टाइम थोड़ा कम जी है, ओम। मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी। जी ओम। ये सलाद तो शाम को भी खा सकते हैं क्या? हरा सलाद। नहीं, सलाद, सलाद जी और ये आपका जो अंकुरित आहार होता है, ये आपको सुबह ही खाना चाहिए। क्योंकि जो खीरा होता है, जी टमाटर होता है, इनमें साइट्रिक एसिड होता है, जो आपको मतलब शाम के बाद नहीं खाना चाहिए। और जो आपका अंकुरित आहार होता जी है, जी उसमें प्रोटीन अधिक होता है, और प्रोटीन को पचाने के लिए हमें समय चाहिए होता है। तो सुबह आप खाएंगे तो आपको पूरा दिन मिलेगा उसको जी डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये आप सुबह नाश्ते में ही खाएं तो ज्यादा बेस्ट है। उसी प्रकार जैसे दही है, मट्ठा है, ये भी आप शाम 4 बजे के पहले वो करें। उसमें भी साइट्रिक एसिड होता है। जिन जो भी चीजें खट्टी होती हैं, सब में साइट्रिक एसिड होता है, चाहे जी वो नींबू हो, टमाटर हो, और क्या कहते हैं, मट्ठा, दही, ये सब चीजें हों, तो उनको आप दिन में लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। जी 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 और जैसे आप जी दही ओम। खाते हैं तो दही में शक्कर शक्कर का यूज करें, नमक ना करें, कि उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, नमक डालने से वो नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो शरीर को हानि पहुंचाता है, और एक जो शरीर को फायदा पहुंचाता है। तो जो दही में हम शक्कर डालते तो वो बैक्टीरिया कई गुना बढ़ जाते हैं, तो वो हमारे अंदर जाके हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। हाँ, आदरणीय दीदी, आपको मैं महाराष्ट्र से नीलकंठ साबळे बात कर रहा हूँ। जी जी तो जी, जैसे अभी नमस्कार। सर्दी का मौसम है, तो ये कब बढ़ता है? तो इस हाँ हाँ, कप कप न बढ़ने के लिए खाने में क्या यूज होना चाहिए, ये थोड़ा बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। जी जी। सबसे पहले तो आप गर्म पानी पियेंगे, दिन में 2-3 बार। जितना चाय गर्म होती है उतना गर्म पीना है। रात में सोते वक्त भी जरूर पीना है। अगर आपको कफ, कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी, आप अच्छे से समझ सकते हैं, दूध पीने से भी कफ बढ़ता है। कुछ लोगों का नहीं भी बढ़ता, कुछ लोगों का बढ़ता है। तो जैसे कई बार बोल देते हैं हल्दी में दूध में हल्दी डाल के पियो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको उससे आराम ही मिलेगा, आपका कफ और भी बढ़ सकता है। खट्टी चीजों का इस्तेमाल ठंड में आप ना करें।
जो भी सूप पिए, गरम सूप पिए, जूस वगैरह ना पिए, खट्टे फल कोई भी ना खाएं, जिससे आपका सर्दी जुकाम कंट्रोल रहेगा। ये 2 महीने आप मत कीजिए, दिसंबर और जनवरी। उसके बाद आप अपना रूटीन में चालू कर सकते हैं। और स्टीम जरूर लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। ओम ओम ये जो है नमस्ते। अंकुरित किया है चना को, हाँ तो बहुत सारे नमक डाल के खाते हैं। मैं तो इच्छा हो रही है आज गुड़ डाल के खाऊंगा, कैसा हाँ, रहेगा? गुड़ खाऊं गुड़ अच्छा बहुत रहेगा? बहुत बढ़िया। ठंड में तो गुड़ सबको खाना ही चाहिए। जो डायबिटिक हैं वो भी गुड़ खा सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत सारा नहीं खा सकते, पर वो भी गुड़ खा सकते हैं। और ठंड में तो गुड़ बिल्कुल अमृत के समान है। तो आप गुड़ बिल्कुल खाइए। और आप जो चने को जो अंकुरित किए ना, आप 1 चम्मच उसमें मेथी डाल के मेथी को भी अंकुरित कीजिए। और दोनों में गुड़ मिला के खाइए, आपको शरीर में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठंड से भी आपकी रक्षा होगी। और मेथी भी बहुत फायदा करती है, चना भी बहुत फायदा करता है। तो आप उसमें मेथी भी 1 चम्मच ऐड कीजिए और उसको भी अंकुरित करिए। मेथी जल्दी अंकुरित होती है, तो उसको भी आप गुड़ के साथ खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ओम बहन, ओम। जिनका पेट ओम नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिनका पेट बार बार लूज मोशन जैसा होता है, हाँ उन्हीं हाँ के हाँ। लिए दूध के पदार्थ वर्ज्य ही करने हैं कि थोड़े प्रमाण से ले सकते हैं? थोड़े समय के लिए आप तो दूध 1 हफ्ते के लिए बंद करके देखिए, दूध के सारे प्रोडक्ट। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको दूध नुकसान पहुंचा रहा है कि कुछ और। जब आप 1 हफ्ते के लिए बंद कर देंगे ना, तो आपको पेट में खुद समझ में आने लग जाएगा कि आपके दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। और आहार और में क्या लेने का? लूज आहार। मोशन में आप देखिए, क्योंकि जब हमें लूज मोशन होते तो हमारी बॉडी से पानी निकल जाता है। तो आपको पानी बहुत पीना है। अभी जैसे ठंड का टाइम है, तो आप भी गुनगुना पानी पीजिए। या गर्म पी सकते हो तो 1 कप पानी को सिप करके धीरे धीरे, जैसे चाय पीते हैं, ऐसे पीजिए। पेट की थोड़ी सिकाई कीजिए। और क्योंकि अभी ठंड है, तो ये प्रॉब्लम आपका और बढ़ भी सकता है। तो आप क्या कहते हैं, पेट की सिकाई कीजिए, दलिया खाइए। दाल और चावल की खिचड़ी खाइए। मूंग की दाल अगर 1 कटोरी रख रहे हैं, तो चावल आधा कटोरी रखना है। चावल की क्वांटिटी कम रखनी है और दाल की अधिक रखनी है। वो आप खाइए। सूप वगैरह पी सकते हैं। लौकी का सूप बनाइए। ये सब आप कर सकते हैं। ओम धन्यवाद। जी ओम, ये वजन तो कम करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? जी ओम। वजन कम करने के लिए सबसे पहले तो शाम को 7 बजे के बाद भोजन का त्याग कर दीजिए। अगर आपको ज्यादा भूख लगती है तो आप पपीता खाइए। और उसमें 1 कप गरम दूध पीजिए, और बिना शक्कर का पिए तो ज्यादा बेस्ट है। और शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं ना खाएं आप। इससे आपका तेजी से वजन, कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम डाइटिंग पे आ जाएं, क्योंकि उससे भी कमजोरी आएगी। तो आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 7:30 बजे तक, उसके बाद भोजन ना लें। और गरिष्ठ आहार तो बिल्कुल भी ना लें। अगर ज्यादा भूख लगती तो सूप वगैरह आप ले सकते हैं, लौकी का सूप, टमाटर का सूप, ये आप ले सकते हैं। और उसको भी एकदम गर्म पीजिए। और खाने में आप जो भी खाते हैं, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी कम कर दीजिए। धीरे धीरे कीजिए। तो आपका वजन भी, जो वजन आप तेजी से घटाते हैं वो बाद में तेजी से बढ़ भी जाता है। लेकिन अगर आपने जी धीरे जी धीरे वजन को घटाया है, तो वो आपका लॉन्ग टाइम तक फिर कम ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। जी जी जी। ओम दीदी, जी। मैं ओम। मैं जानना चाहता था कि कौन सा पानी शरीर के लिए बेहतर है। वैसे घर अच्छा। में आरओ पानी पीते हैं, लेकिन हम्म। आप अल्कलाइन की बात करती हैं, तो कौन पानी ज्यादा बेहतर होगा शरीर और स्वास्थ्य के लिए?
देखिए, आरओ का पानी मैंने बताया ना, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक हेल्दी और एक अनहेल्दी। एक आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और एक फायदा करते हैं। पर जो आरओ का पानी होता है वो हेल्दी बैक्टीरिया को भी मार देता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपना जो पानी है, जो आता है गवर्नमेंट के नल में, वही पानी पीना है। उसको आप थोड़ा सा शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध कैसे, थोड़ा आप तुलसी डाल सकते हैं, थोड़ा लौंग डाल सकते हैं। अभी जैसे ठंड का टाइम है तो थोड़ा लौंग तुलसी डाल के हल्का गर्म कर लिया। पानी तो यही बेस्ट है। आप आरओ का कहाँ कहाँ कैरी करोगे, आप कहीं जाते हो तो आप कितना पानी। मैंने तो देखा है जो लोग आरओ का पीते हैं, वो बाहर का पानी पी ही नहीं पाते। सर्दी जुकाम हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, डाइजेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि उनको आरओ की आदत हो गई। पर मैं नहीं पीती, ना मेरी फैमिली पीती। हम लोग कहीं भी जाते हैं, हर जगह ना, हम लोग बॉटल बंद पानी भी नहीं पीते हैं। हम लोग को जो लोकल पानी जहाँ भी मिलता है, हम लोग वही पानी पीते हैं। होटल भी जाते हैं अगर, तो हम लोगों को जो अलग से जग में आता वही पानी पीते हैं, बॉटल नहीं लेते। क्योंकि ये पानी अगर आप पियेंगे तो आप कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे वो पानी आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आपको बोरिंग का मिल गया तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा, नदी का मिल गया तो भी नहीं करेगा। पर अगर आपने आरओ का पानी पीने की आदत डाल ली तो आप उसके अलावा कोई पानी नहीं पी पाएंगे। इसलिए आपको उस पानी को अवॉइड करना है। बॉटल बंद भी नहीं पीना है, पता नहीं कितने महीनों का उसमें बंद रहता है जो हम पीते हैं। तो आपको वो भी अवॉइड करना है। या हमारा लोकल पानी, उसको आप छान लीजिए अच्छे से, तांबे के उसमें भर के रखिए, ताकि तांबा तो वैसे भी शुद्ध करता है पानी को। तो हम ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। पानी आपको लोकल ही पीना है। ओम। तो है कि अल्कलाइन पानी पीना बहुत अच्छा होता है, तो पानी को अल्कलाइन कैसे किया जाएगा? अल्कलाइन वही तो बता रहे हैं ना, जो पानी आ रहा है वो अल्कलाइन ही है। पर कभी गंदा है तो आपको क्या करना है, छान लेना है, उसको उबाल लेना है। हम तो ये भी कहते हैं कि जा खूब उबाल के भी पानी मत पीजिए, उसको गुनगुना करके उसमें आपने तुलसी डाला है, तुलसी पानी को साफ करता है। तांबे के बर्तन में भर के रखा है तो तांबे का बर्तन पानी को शुद्ध करता है। हमें सिर्फ उसकी गंदगी हटानी है। अल्कलाइन तो वो है ही, उसकी सिर्फ गंदगी हटानी। जो पानी में गंदगी है वही पेट में जाती है, फिर पेट के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, फिर उसी प्रॉब्लम से हमारे बाकी प्रॉब्लम्स चालू होने लगते हैं। तो आप जैसे तांबे में भरा पानी पियेंगे, उससे आपका पेट भी साफ होगा, बाकी चीजों में भी वो फायदेमंद होता है। पानी तो जो आ रहा है वो अल्कलाइन है, उसको सिर्फ हमें शुद्ध करना है। पानी में एक आध बूंद नींबू का रस मिला सकते हैं क्या हमेशा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। और अगर आप जैसे, कभी कभी क्या होता है, सिर्फ पानी पीने से भी हमको इतने सारे फायदे नहीं होते। तो कभी आप थोड़ा सा शहद डाल के पानी को पी लीजिए, कभी थोड़ा नींबू डाल के पी लीजिए, कभी थोड़ा सा अजवाइन में उसको हल्का गुनगुना करके पी लीजिए। इससे आपके रोग भी दूर होंगे और पानी के ज्यादा फायदे आपको आपकी बॉडी में पहुंचेंगे। और कुछ कोई पूछना चाहेगा? दीदी, कुछ लोग टीडीएस के वजह से, ज्यादा टीडीएस, वाटर का जो ज्यादा टीडीएस होने से उसको आरओ बैठाते थे, उस हाँ, टाइम में क्या करना है? देखिए, डॉक्टर बोलते हैं, अब मान लीजिए आपको हार्ट में प्रॉब्लम है या आपकी किडनी का कुछ ऑपरेशन हो रखा है, तब तो डॉक्टर आरओ ही बोलता है। मेरी फ्रेंड है, उसने अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट की है। उनके हस्बैंड तो आरओ के पानी से ही नहाते भी हैं। तो वो, अब ये जो मैटर है, ये अब जो बीमारी है वो डॉक्टर ही बताएगा। पर अगर अपनी नॉर्मल लाइफ है, हम बीमार नहीं है या हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो हम उसको कर सकते हैं। पर अगर अब किसी को हार्ट में या किडनी में प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो जो डॉक्टर बोल रहा है उनको वही फॉलो करना पड़ेगा। बाकी अगर हम स्वस्थ हैं तो हम चीजों को जैसा मैनेज करना चाहें वैसा कर सकते हैं। पर जिनको बड़ा प्रॉब्लम है वो तो डॉक्टर के हिसाब से चलेंगे। तो उनके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, तो फिर ये हो जाएगा ना मैंने ऐसा बोला। पर जिनको प्रॉब्लम है भाई, शारीरिक प्रॉब्लम अधिक है, तो वो कहीं सरवाइव भी नहीं कर सकते, कहीं जा ही नहीं सकते, तो वो अपना आरओ का ही पियेंगे।
और कोई हेलो कुछ ओम पूछना जी। चाहेगा? हाँ जी, हाँ जी। मैम एक तो ये बताइए कि ये जो आरओ का पानी है क्या स्वास्थ्य के लिए ठीक है? मेरे हिसाब से तो एक स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति के लिए आरओ का पानी ठीक नहीं है। जो स्वस्थ है, अब जो बीमार है उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, तो वो तो जो डॉक्टर बोलेगा उसको करना ही करना है। बाकी अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। आप अपना योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, टहलिए, शुद्ध खाना खाइए। यही आपके लिए जीवन भर स्वस्थता का राज है। पर अगर आप बीमार हैं, आप एक किडनी पे हैं या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर आपको जो बोलेगा वो आपको करना ही पड़ेगा। उनको तो योग प्राणायाम भी बंद करा देते कि आप तेजी से सांस भी नहीं ले सकते, आप ये भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो फायदेमंद है, वो भी बंद करानी पड़ती हैं। बाकी अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो आपको आरओ के पानी की जरूरत नहीं है। आप तांबे के घड़े में, जग में पानी भरें, उसी को पिएं। वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। जहाँ तक मुझे जानकारी है मैम कि हमारी हम्म। कुछ एक साइंसें जो है ना वो बहुत गलत चल रही हैं। ये हाँ जी। आरओ का पानी हमारे लिए इतना जरूरी बना दिया गया, भाई इसकी इतना प्रचार प्रसार हुआ कि भाई ये हम्म। फायदेमंद है, ये है वो है, जबकि आरओ का पानी की जो पानी में जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है ना वो वो आरओ के खत्म पानी हो में नील हो जाती है। जाती है। और हाँ। फिर हम वही। उसको मतलब शरीर के लिए अच्छा मान रहे हैं, तो ये हमारा स्वास्थ्य कहाँ ठीक रहेगा? बहुत सारी चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, पर हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि ये फायदेमंद है। तो हमें मैम अपने इसी दिमाग से काम अभी लेना है। मैं आपसे यही बुलवाना चाहता हम्म। आपकी आवाज नहीं आ आदरणीय, रही। एक बात और था। पूछना चाह रहा था मैं कि मुझे जो है कोरोना हुआ था। कोरोना के बाद सांस की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मतलब हाँ। अभी पहले तो जल्दी चलने में थोड़ी सांस भर जाती है, तो मैंने आपका मुझे विशेष तो क्या अभी करना चाहिए? दो लोग पूछ रहे, मुझे दो हेलो लोगों की आवाज आ रही है। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ मैं जी, हाँ ये हाँ हाँ कह रहा जी। हूँ मैम, मतलब अभी आपने पीछे बोला कि दूध के प्रोडक्ट नहीं खाएं। हाँ हमारे हाँ। दादा परदादा उस दूध घी को खा के आज भी 110-100 साल के हैं और वो स्वस्थ हैं। और दूसरी हाँ। चीज, अभी आप कह रहे थे भाई ये सलाद खाएं, वो सलाद खाएं, ये जूस पिए। क्या पहले ये हम्म। सलाद और जूस थे और वो उनका स्वास्थ्य हमसे बेहतर था, क्यों था? भैया, सबसे बड़ी बात तो वो जो शुद्धता में जी रहे थे, वो जो गाय का शुद्ध घी खा रहे थे, वो आज कहाँ मिल रहा है? ये सोचो ना आप। पहले गाय चारा खाती थी, जो घी था, उसका जो घी दूध होता था वो हमें ताकत देता था। पर आजकल तो हम गाय को भी क्या खिला रहे नहीं मालूम, इंजेक्शन लगा लगा के दूध जबरन निकाल रहे हैं। तो आप उन सब चीजों को देखिए ना। रही वो जूस नहीं खाते थे, पर वो जूस नहीं पीते थे, लेकिन वो शुद्ध फल और सब्जियां खाते थे, बिना यूरिया की, बिना खाद की। कोई पेस्टिसाइड नहीं होता था। किंतु हमें अभी वो सब नहीं मिल रहा है, क्योंकि आबादी भी तेजी से बढ़ गई। हमारे उनके टाइम पे तो आबादी भी कम थी, 35 करोड़ थी। पर अब कहाँ पहुंच गई है, तो चीजें हमें उतनी शुद्ध मिल नहीं रही। आप देख रहे होंगे, लौकी दिखा रहे हैं, इंजेक्शन लगाया, 2 घंटे में वो बड़ी हो गई। तो हम ये खा रहे हैं, इसलिए हम ऐसे हैं। ये भी बहुत गलत धारणा है मैम। इंजेक्शन से कभी भी लौकी बड़ी नहीं होती, ये एक गलत अफवाह फैलाई जा रही है। मैं भी हम्म। किसान हूँ और हमने इन चीजों पे काम करके प्रैक्टिकली देखा है। मतलब जी इंजेक्शन से जी। कभी लौकी नहीं बढ़ती। मेन चीज हम्म। समस्या कहाँ है, मतलब क्या हम जैसे पालक खाते हैं आयरन की पूर्ति करने के लिए खाते हैं, जी लेकिन जी जी। मेन समस्या मिट्टी में आ गई कि हमारी हम्म। मिट्टी ही पोषक नहीं रही। जब मिट्टी हाँ, तो पोषक नहीं मिट्टी। है तो आपके हाँ, आपके मिट्टी पोषक क्यों पौधों नहीं है? में क्योंकि उसमें पोषक यूरिया तत्व नहीं है और फिर वगैरह खाने डाला वालों जा में रहा है नहीं ना। है। हम्म। नहीं, उसमें अगर आप केमिकल से भी खेती, मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ मैं भी, लेकिन मैं अच्छा केमिकल अच्छा। वालों को भी यही कहता हूँ कि हम्म। जब तक आप पूरे पोषक तत्व केमिकल के रूप में भी अपनी मिट्टी में नहीं देंगे ना, आपकी मिट्टी स्वस्थ नहीं हो सकती। क्योंकि इतने 18 हम्म। पोषक तत्व मिट्टी को बहुत जरूरी है, और पौधों को और वो खाने वालों को। और जी जब जी मिट्टी जी। में नहीं है तो पौधों में नहीं है, पौधों में नहीं है तो खाने वालों में नहीं है।
जो आप कह रहे हो भाई अच्छा। खीरा खाओ, फलाना खाओ, दिकड़ा खाओ, उनमें न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं कि उनका खाने का फायदा कहाँ होगा। न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आपने ये कैसे बोल दिया? आप जानते हो उसमें कितना आप पानी मैम होता है? चेक कराइए, आप चेक कराइए, जिस हम्म। किसान की स्वस्थ मिट्टी है ना, पूरी स्वस्थ मिट्टी है, उसके हाँ हाँ। प्रोडक्टों की आप न्यूट्रिएंट्स वैल्यू चेक कराइए, और जिनकी मिट्टी स्वस्थ नहीं है उनके प्रोडक्ट की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू चेक कराइए, आपको पता चल जाएगा जीरो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उनमें, जीरो। हाँ ना, और उनका जिनकी खाने मिट्टी वाले का अच्छी नहीं स्वास्थ्य है। कहाँ ठीक रहेगा। अब जब मिट्टी ही अच्छी नहीं है, पैदावार ही अच्छी नहीं होगी, तो वो खा के कहाँ आप स्वस्थ होंगे? जब मिट्टी अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात आप स्वस्थ होंगे, तभी आपको भी फायदा मिलेगा। नहीं तो आप कितनी भी हेल्दी चीज खा लो, आप बीमार हो तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अब जब मिट्टी के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ बताइए ना? अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं, नहीं है तो मैं मिट्टी क्या की बात, बोल वो सकती आपकी हूँ? बात ठीक है, हमें मतलब मेन चीज ये जानना पड़ेगा कि हम बहुत सी चीजें, डॉक्टर भी गलत गाइड कर रहे हैं, भाई ये खाओ वो खाओ। बिल्कुल अरे बिल्कुल, खाने का डॉक्टर गलत फायदा, गाइड कर रहे हैं। नहीं, खाने का फायदा सभी होगा, खीरे का तभी खाया जाएगा जब खीरे में उसका फायदा तभी मिलेगा मरीज को हाँ भी, जब उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होगी। जब न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं है तो ग्रो कैसे करेगा अपना शरीर। हाँ, ये यही बता रहे ना। अभी तो यही यही कह सकते हैं, आप देख रहे हो हार्ट अटैक कितना बढ़ गया है, किडनी की समस्या कितनी बढ़ गई है। तो क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जैसे आप बढ़ेंगी, बोल रहे हैं इसका रीजन मिट्टी है, की में। इसका इसका एक मैं आपको रीजन बता दूं। अभी हम कहते हैं हम्म। भाई योग करो, इतना किलोमीटर वॉक करो। पहले जो हमारा इंसान था, दादा परदादा, वो मेहनत करते थे शरीर से, उनका जो जी पसीना बाहर बिल्कुल आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। पसीने से सबसे ज्यादा गंदगी साफ होती है। बिल्कुल सही। पर हम आज योग ऐशो इसीलिए आराम तो में एसी बोलते में कि रहने लग गए। पसीना निकालना जब है। ऐशो आराम करेगा तो किडनी भी फेल होंगे, हार्ट फेल भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% सही बोल रहे हैं दूसरी आप। चीज मैं को डबल बेनिफिट जी मिलेगा। एक तो आप अपना काम खुद करेंगे तो आपका लेबर कॉस्ट है वो बचेगा, पैसा बचेगा, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बहुत जरूरी है मेहनत अपने खुद की शरीर से करना। जी बिल्कुल, पहले लोग मेहनती थे, आजकल लोग मेहनत कम कर रहे हैं। इसीलिए तो बोल रहे कि योग प्राणायाम करिए ताकि आपका पसीना निकले, आप स्वस्थ बने। और मैं माफी चाहूंगी, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। आप जी, आप सबसे बहुत बहुत मिलकर। धन्यवाद आपको। आपने मुख्य अतिथि के रूप में हमारी कक्षा को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय जी बिल्कुल, आप सबका को धन्यवाद। बुलाता हूं कि धन्यवाद। वो आए। धन्यवाद कीर्ति जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। ओम। दुबे जी, जी मेहरा जी, आगे हम कीजिए। आदरणीय दुबे जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। सॉरी, मेहरा जी। बहुत अच्छी क्लास चली, और सवाल जवाब भी अभी हमारी जो बहन थी, बहन जी ने बहुत अच्छे से किया। मैं जानकारी देना चाहता हूँ, यानी इससे जुड़ा हुआ एक जो सवाल था कि भाई लौकी बड़ी नहीं होती या कुछ फल बड़े नहीं होते, यह इसके बारे में मैं वैज्ञानिक धारणा देता हूँ। ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल होता है। ऑक्सीटोसिन एक केमिकल, उसको यदि आप कद्दू में, लौकी में, किसी में भी आप उसको इंजेक्ट करो और 24 घंटे में देखोगे कि वो उसकी साइज जो है, उसकी साइज बढ़ जाती है। आप निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। हालांकि मैं दूसरे विषय पे बोल रहा हूँ। मैं कल एक सेमिनार में गया था बाम्बू कल्टीवेशन के बारे में, कि भाई जो वेस्टलैंड होती है, वेस्टलैंड में किस तरह से किसान जो अच्छी फसल नहीं ले सकते तो वहां पे उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और हमारे देश में वन संपदा कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके संदर्भ में था। बहुत सारी उसमें जानकारी भी मिली है और योजनाएं भी है। हालांकि उन बातों को फिर कभी हम कहेंगे, लेकिन उसमें हमने दो चीजें जो देखी है, एक तो बहुत उसमें साइंटिस्ट थे और किसान भी थे। सब बातें तो रखी गई, और बात रखने के अंत में जो क्वेश्चन आंसर हुए, उसमें कुछ किसान खड़े हो गए और किसानों ने बोला कि आपने तो जानकारी दे दी कि बांस लगाओ, बांस लगाने से इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा आदि। किसानों को क्या मुनाफा होगा इसकी बात आप कीजिए, क्योंकि किसानों को अगर खर्चा ही खर्चा हो जाए
और उसका मार्केट नहीं रहे और उसके जेब में अगर 2 पैसा नहीं आए तो कोई भी नया क्रॉप हम लेंगे नहीं और उसका कोई फायदा नहीं। और ऐसे मंचों से आपने उस तरह की बातें करने नहीं। यह जो हमने देखा मतलब अवेयरनेस जो किसानों में बढ़ रही है और किसानों ने बोला कि भाई इसकी स्पष्टता दीजिए, तब आखिर वो सेमिनार वालों को बोलना पड़ा कि भाई हमारे पास में इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ प्रोडक्शन के एक्सपर्ट है और आज हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो मुझे इंटरवेंशन करना पड़ा और हमने उनको जो एक्सपर्ट्स थे उनको बोला कि सर आप कोई भी नया क्रॉप यदि प्रोपोगेट करते हो और किसानों के लिए करते हो तो निश्चित रूप से मुनाफे वाली बात कि उनको क्या बचता है क्या नहीं है इसके बारे में जानकारी के साथ ही अपने को बैठना पड़ेगा। आपने प्रोडक्शन की जैसे वहां पे एक्सपर्ट्स लाए, वैसे इकोनॉमिक्स या मार्केटिंग के लिए भी अगर 1-2 एक्सपर्ट्स लाते तो शायद ये जो किसानों का मसला था वो सॉल्व हो जाता था। उन्होंने वो बात मान ली और फिर से एक नए तारीख को देने वाले हैं और नए तारीख को वो सेमिनार फिर से मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ में हो रहा है। मैं इसका जिक्र इसलिए दे रहा हूं कि यह बात सिर्फ बाम्बू की नहीं है, यह बात सभी फसलों की है, सभी चीजों की है, चाहे नए मेडिसिनल प्लांट्स हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स हो। इसके बारे में किसानों को, ये किसानों में जो जागृति ऑटोमेटिकली हो रही है, यह जागृति कई स्तर पर बढ़ने की बहुत जरूरत है, यह मैं चाहता हूँ। क्योंकि नहीं तो कई बार ऐसे ही आयोजन हो जाते हैं कि भाई प्रोडक्शन वाली बातों के लिए तो बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग के बारे में बात होती नहीं है, मुनाफे की बात होती नहीं है और फिर वहीं पे किसान असमझ में आ जाता है। तो उस संदर्भ में की बातों के साथ ही प्रचार प्रसार सभी स्तर पे होना चाहिए, यह एक बिंदु मैं देना चाहता था। दूसरा जो बिंदु है कि उसमें जो एक एक्सपर्ट थे, वो एक्सपर्ट जो प्रोडक्शन के एक्सपर्ट थे, नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के बराबरी का दर्जा था, देश विदेशों में घूमे थे। उन्होंने एक बात अपने वक्तव्य में कही। उन्होंने कहा कि रामदेव बाबा जी जो काम कर रहे हैं वह बहुत ही अहमियत वाला काम है और जो भी जड़ी बूटियां है, जड़ी बूटियों को संभालने का और उसके जरिए जनता में देश विदेशों में स्वास्थ्य लाने का काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। मैं इसलिए ये 2 वाक्यों का जिक्र करना चाहता हूँ कि वह एक नेशनल साइंटिस्ट है, बड़े पैमाने में देश विदेश में घूमते हैं, डॉक्टर लाल सिंह करके, और उन्होंने ये जो बात प्रोडक्शन के वक्तव्य में कह दी। हालांकि वो कोई पतंजलि का मंच नहीं था और ये एक अलग ही मंच था, लेकिन उस संदर्भ में जब वो बात कही तो निश्चित रूप से वह इतनी सराहनीय बात है कि आखिर बाद में पूरी मीटिंग होने के बाद में मैंने उनसे मिला तो बोले कि सर पतंजलि में मैं गया हूँ, देखा है और वहां पे जिस ऑनेस्टी के साथ काम चल रहा है और जिस ऑनेस्टी के साथ में रामदेव बाबा जी और उनकी टीम जो काम कर रही है वह हमारे सरकारी प्रावधानों में भी काम नहीं होता। यह बात उन्होंने मुझसे कही। कभी मौका मिला तो उनको अपन क्लास में बुलाएंगे, उनका वक्तव्य भी सुनेंगे। मुझे मेरे ये जो बात है पतंजलि के और रामदेव बाबा जी के संदर्भ में उन्हें कही, अपने सदन को मुझे शेयर करनी थी, इसलिए मैंने ये शेयर की है। और जैसा कि हमेशा अपने मन से कहा जाता है कि पतंजलि भारत का ही नहीं तो विश्व का एक भवितव्य है, तो निश्चित रूप से लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं और उसके माध्यम से निश्चित रूप से हम सबको अपनी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम जो भी करें ऑनेस्टी के साथ में करें। पवन सर जो हमेशा कहते हैं कि भाई उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, हमारे कदम छोटे हो सकते हैं लेकिन क्वालिटी के साथ में हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से उसका प्रचार प्रभाव पूरी दुनिया देख रही है। बस यही मुझे दूसरा बिंदु कहना था और इन्हीं बिंदु के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी ओम, डॉक्टर भुवनेश्वर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और किसानों के जो समय चल रहा उस पर चर्चा करें।
डॉक्टर भुवनेश्वर राय। धन्यवाद मेहरा सर। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि जिन्हें जो खाने पीने से संबंधित हम लोग की के सामने चर्चा की, वो बड़ा सराहनीय रहा। बीच बीच में हमारे किसान भाई भी अपनी बात को बताए, चर्चा रहा, वो भी बहुत अच्छी बात रही कि कोई भी बात होता है उसमें अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो वो भी दूर हो जाता है। हमारे आदरणीय पवन सर, आदरणीय दुबे सर और आप सभी लोगों ने जो वक्तव्य दिया बहुत ही अच्छा रहा। आज इस समय धान की कटाई चल रही है। मैं इस समय कुशीनगर जनपद में खुद उपस्थित हूं, जहां पे कुछ DYMT के ग्रुप भी हैं और कल मुझे कुछ फील्डों में जाने का मौका मिला जहां हार्वेस्टर से कटाई चल रहा था। वहां पे जाके मैंने कुछ वीडियो भी बनाया, फोटो खींचा, लोगों से वार्ता किया। धान की फसल बहुत ही अच्छी इस साल है, जबकि काफी क्षेत्रों में बारिश, शुरुआत में बारिश कम हुआ तो धान की फसल थोड़ी सी डाउन हो गई, बाद में बारिश हुआ तो वो उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होने की वजह से जहां नहर की सुविधा थी वहां धान की फसल बड़ी अच्छी थी। और धान की फसल के अच्छा होने के बाद उसमें इतना जो एक्स्ट्रा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकला है। कटाई हो रहा था, वहीं पे हमारी चर्चा हो रही थी कि फिर हम लोग इसको, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान जो है ज्यों ही धान की कटाई करता है हरियाणा से लेकर के पंजाब तक, और जहां पे भी एक्स्ट्रा ज्यादा होता है तो वो लोग उसको जला देते हैं। तो वहां पे चर्चा हुआ कि नहीं, उसको जलाना नहीं है। और कुछ किसान थोड़ा सा ये हुए, जो लोग थोड़ा जैविक की तरफ अपने को मूव कर रहे हैं, वो तो खैर उनको मानना ही मानना है। लेकिन जो लोग अभी उसमें नहीं आए उनको मैं मोटिवेट करने की कोशिश किया कि नहीं, आप जो है इसको अभी तत्काल ही इसको इसी में पलटिए। अभी आपका समय है, 10 दिन के बाद भी अगर गेहूं आप बोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा नमी है, इसको वहीं ट्रैक्टर से ही वो करके और इसकी जुताई करिए। और निश्चित रूप से ज्यों ही आप जुताई करके इसकी बुआई कर देंगे तो चाहे उसमें अगर पड़ा भी रहेगा तो फिर आगे चल करके आपकी गेहूं की फसल अच्छी हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा एक वहीं पे मैंने डेमो दिखाया। कुछ लोग किसान भी थे जो ये देखे कि एक प्लाट में सरसों का काफी मात्रा में जो है, इसके पहले सरसों, धान की रुपाई के पहले सरसों का वो थ्रेसिंग हुआ था, तो वो पूरा वहीं पे उसका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। वो किसान उठा नहीं पाए थे और फिर जब ट्रैक्टर पहुंचा तो वो उसको उसी में छींट करके, अब चूंकि उठा नहीं पाए तो उसी को छींट करके और वो उसी में मिला दिए थे। शुरुआत में उनका धान थोड़ा सा वहां डाउन रहा, लेकिन बाद में चल करके वो धान वहीं पे जितना दूर उन्होंने उसको छीटा हुआ था वो बहुत अच्छा हो गया। और वो दिखाई दे रहा था कि हाँ, इतना दूर में ये है और धान की फसल बड़ी अच्छी है। कहने का मतलब कि शुरुआत में जो चीज थोड़ा सा हमको देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर उसी को काट पीट करके किसी तरह से मिट्टी में मिलाते जाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो फिर बुआई कर देंगे, अनाज जो पैदा होगा, भले ही उसमें थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं ये ऊपर से भी कुछ दिखाई दे रहा है, धान के डंठल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो जब जर्मिनेशन हो जाएगा, फिर जब आप सिंचाई करते जाएंगे तो धीरे धीरे सड़ता जाएगा और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से एक मोटिवेशन की जरूरत है सारे किसानों की कि भले ही हमको थोड़ा सा ये लगे कि नहीं खेत अच्छा जुताई नहीं हो पा रहा है, इसमें डंठल है, ये है वो है, लेकिन आप उसको करें, उसी में दबावें, जुताई करें, फिर बुआई करें, निश्चित रूप से आपका कोई पैदावार पर असर नहीं पड़ेगा। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जो किसान कर रहे हैं वो समझ भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब इसके बाद गेहूं की बुआई करनी है
और भी रबी की जो फसलें हैं वो बुआई करनी है। तो इसमें मुख्य रूप से यही है कि जितने लोग जानते हैं कि जो जैविक खेती करते हैं तो कीटनाशक के रूप में हमको क्या करना है और फिर बायो फर्टिलाइजर के रूप में हमको क्या देना है या न्यूट्रिएंट के रूप में हमको क्या देना है, तो वो सारी चीजें एक सूची बना लें, हमको क्या क्या काम करना है उसी के हिसाब से वो करें। बुआई से पहले ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये हो, अब तो ये चलन चल चुका है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में लाइन से बुआई होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम था, लेकिन अगले साल से यहाँ पर भी ट्रैक्टर का सेट ड्रिल वगैरह आ गया है, जीरो टीलेज भी आ गए हैं और पर साल काफी लोगों ने किया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और इस साल मुझे उम्मीद है कि काफी लोग अब उसी हिसाब से उसकी बुआई भी करेंगे। तो लाइन से बुआई करने से बेनिफिट ये होता है, खासतौर से मशीन से बुआई करने से, कि आपका जितना भी एरिया है उसमें समान रूप से बीज का वितरण होता है और जब किसी भी खेत में समान रूप से बीज का वितरण होगा तो हर पौधे का एक समान रूप से उसका एरिया मिलेगा उसके बढ़ने के लिए, उसके फलन के लिए, और निश्चित रूप से उसका पैदावार ठीक होगा। ये एक बहुत अच्छी बात मशीन से बोने में ये होती है। तो उस तरह से करें। निश्चित रूप से बिना बीज का उपचार किए कोई ना करें। बीज के उपचार में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मली गाय के गौमूत्र में भी जो लोग डाल करके और डाल देते हैं वो भी एक हो जाता है। बीजामृत के बारे में सबको पता है, बीजामृत से आप करें। एक मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो भी बीज होता है उसमें किस किस चीज से बीज उपचार किया जाता है। पहले आप देख लें कि इसको सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए उसका उसमें आप डाल दें। जैसे कि आप जो घर पे बना रहे हैं उसमें तो सब चीज मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो किसान ये नहीं बना पाते हैं उनको अगर मार्केट से बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड मिलता है तो वे लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें यह है कि अगर कोई आपकी दलहनी फसल है तो राइजोबियम का उपयोग जरूर करें, उसमें राइजोबियम डालें। राइजोबियम 5 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से। बहुत हल्का सा सिस्टम है कि कोई भी आप बायो फर्टिलाइजर लें, अगर मान लीजिए कि 10 किलो आपका सीड है तो 50 ग्राम आपने राइजोबियम ले लिया, उसको हल्का सा उसमें थोड़ा सा गुड़ ले लिया, उसमें गुड़ में थोड़ा सा पानी मिला लिया और वो फिर मसल दिया, एक जो है लेयर बना दिया। लेयर बना के थोड़े देर के लिए आप छाये में रख दिया। मतलब ये बायो में छाये में रखना, गुड़ मिलाना, ये थोड़ा सा गोबर मिलाना, ये प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि चूंकि उसमें जीवाणु होते हैं तो जीवाणु को एक्टिव रखने के लिए सब काम किया जाता है। बस यही कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लीजिए आपका कोई अनाज वाली फसल है तो एजोटोबैक्टर में आपने मिला दिया। फिर अब आपको ये देखना है कि हमारे खेत में कोई कीटनाशक लग रहा है तो आप बिवेरिया बैसियाना भी 5 ग्राम उसमें डाल दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने न्यूट्रिशन के लिए राइजोबियम डाल दिया या एजोटोबैक्टर डाल दिया। इधर आप कीटनाशक के लिए आपके पास अगर बिवेरिया बैसियाना है वो भी 5 ml मिला दिया और सब मिला करके आप उसका सीड ट्रीटमेंट कर दिए, लगा दीजिए। निश्चित मानिए कि केवल सीड ट्रीटमेंट से, चूंकि आप थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन का उसमें दिए रहते हैं, तो शुरुआत का जो जर्मिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। और जब कोई चीज शुरुआत में ही अच्छा हो जाता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ जाता है। पौधे जब जड़ उसके निकलते हैं तो अपने आप जमीन से न्यूट्रिशन लेते जाते हैं और फिर अच्छी फसल हो जाती है। तो ये शुरुआत में मैंने ये थोड़ा सा चर्चा किया और अगर और चर्चा करना होगा तो किया जाएगा। और मैं चाहूंगा मेहरा जी से कि अगर मेरी बात यहीं पे खत्म हो तो ठीक है। अगर आप कुछ और जानने की कोशिश होगा तो, चूंकि सब लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी वो मैं ऐसी बात नहीं बताया कि जो हमारी समझ से कोई ऐसे लोग हैं जो न जाने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को दूसरे को बताना है। कल मैं करीब 4-5 घंटे फील्ड में रहा और चूंकि वो कंपाइन चल रहा था तो तमाम लोग
आते जा रहे थे, सब लोग कटाई हो रहा था, तो बड़ा एक आनंदमय समय था वो सबको बताने के लिए। और निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं कि जहां पे खैर मध्य प्रदेश तो जैविक खेती के मामले में महाराष्ट्र काफी आगे है, लेकिन यूपी में जो खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये एरिया है, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया वगैरह, ये सब एरिया, इसमें अभी जैविक के बारे में एकदम जीरो मामला है। तो ना गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, ना कोई संस्था इसमें काम किया है, ना किसान इसके बारे में जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसान यहाँ बड़े अच्छा पैदावार भी लेते हैं, तो वही यूरिया, डीएपी और उससे अपना पैदावार लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि बीमारियां काफी फैली हुई हैं, जैसा कि आप लोग जानते थे कि यहाँ जैसे पानी की बात चल रही थी, तो एक समय था कि यहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा बीमारियां होती थी और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पूरा बच्चों से भर जाता था, मस्तिष्क ज्वर उसको बोलते थे। और धीरे धीरे यहाँ पानी, वो पता चला कि पानी की कमी की वजह से हो रहा है, तो वो चलन चला है और धीरे धीरे सब लोग पानी को बदले अपने उसको, और गवर्नमेंट ने भी व्यवस्था किया, वो धीरे से करीब करीब जीरो पर पहुंच गया है, सारी बीमारियां यहाँ खत्म हो गई हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जागरूकता का अभाव है। तो हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां भी रहें, जहां भी मौका मिले, कहीं अगर 10 लोग मिल जाएं जैसा कि, तो वहां ठीक है, जो चर्चा चल रहा है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी उसमें बोलने का मौका मिले तो घुमा फिरा करके निश्चित रूप से आप अपने खाने से संबंधित, और जो ही आप उसमें चर्चा करेंगे कि नहीं आजकल बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, लोग निश्चित रूप से सुनेंगे और फिर घुमा फिरा करके उसका जो है जैविक पर ला दीजिए कि हाँ, अगर हम जैविक उगाते हैं तो फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य भी उसी से संबंधित है, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम, यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम ओम जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, ओम जी वंदन डॉक्टर भुवनेश राय जी, सादर नमन। मेरा एक प्रश्न ऐसा है, प्रश्न नहीं है, बीजोपचार के बारे में आपने जो मुद्दे आप कहे हैं वो लिखकर ग्रुप पर डालेंगे तो बहुत जानकारी होगी, लिखित रूप से हमारे पास वो रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका प्रचार करना, स्प्रेड करना ये जानकारी, इसलिए ये उपयुक्त होगा, ऐसा मेरा एक विचार रखती हूँ। ओम जी, अब मैं डॉक्टर रावत जी को बुलाता हूं कि वो, आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। आदरणीय रावत जी। ओम, आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा। सबको मेरा प्रणाम। मुख्य अतिथि जी ने आहार के बारे में, किस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है योग, प्राणायाम से और आहार से, इस बारे में बताया। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि एक जापानीज साइंटिस्ट हुए हैं, वो 1994 में 1994 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। इस बात पे मिला था कि उन्होंने ये बताया कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है बेसिकली शाकाहारी है। हमारा जो लीवर है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, जो नहीं जाना चाहिए वो रोक देता है, जो जाना चाहिए उसको वो जाने देता है। तो वो चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो लीवर का काम होता है कि वो उसको रोके बॉडी के ब्लड वेसल्स में जाने में, और वो आहार नाल से वो सीधे बाहर चला जाए। इस पे वो काम किया थे। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो मॉडर्न ड्रग्स हैं
उसका वो कुछ होता है कि 20 100 mg 200 mg इस तरह का जो होता है, वो उसका काम वो इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि वो लीवर को भ्रमित कर देती हैं, और लीवर एक तरह से जो उसकी क्षमता है उसको खराब वो एक भ्रमित हो जाता है लीवर कि हम कौन सी गोली कितनी मात्रा में, तो वो किस पोटेंसी में अंदर जा रहा है, तो वो काम करना बंद कर देता है जो उसका मुख्य काम है। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि इसको कैसे सही किया जाए। तो जो अभी मुख्य अतिथि ने कहा कि हमें जो है शाकाहारी जो चीजें हैं, रॉ चीजें ज्यादा खानी है, ये कई दफे ये तो बहुत कॉमन भी है। सभी जो डाइटिशियन हैं वो ये कहते हैं कि हमें जितना से जितना ज्यादा, उन्होंने भी यही कहा, जितना हम रॉ खाएं, रॉ मतलब कच्चा खाएं, कच्ची अंकुरित दालें या फिर कोई सलाद या फल फ्रूट, जितना हमारी बॉडी में जाएगा तो उतना ही हमारा लीवर उसको रिस्पॉन्स करेगा, और फिर धीरे धीरे हम अपने आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया था कि हम कैंसर को भी केवल डाइट से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि हम केवल वो खाना खाएं जो पका हुआ नहीं है, बिल्कुल भी बॉयल नहीं है। उसका सार मतलब रिसर्च का ये था, और उनको नोबेल प्राइज मिला था। ये बात आई और गई, क्योंकि ये बातें फैलती नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो मेडिकल की, जी दवाइयों की, अरबों खरबों डॉलर की, तो इसको प्रचारित नहीं किया जाता है। फिर बाद में बिल क्लिंटन को ये प्रॉब्लम थी बहुत सारी, तो उन्होंने इसको फॉलो किया, इस तरह का रॉ फूड खाने का, और उनका जो बहुत सीवियर उनको कुछ प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हुआ। और ये मीडिया में भी आया कि उन्होंने केवल रॉ खा के, बिल्कुल कच्चा कुछ दिन खा के, 2-3 महीने 6 महीने तक रेगुलर खा के अपनी बीमारी को ठीक किया। ये भी मीडिया में थोड़ा थोड़ा आया, बहुत नहीं आया। अभी इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और एक मैं आपको, आप लोगों ने सुना भी होगा, एक डॉक्टर विश्वरूप चौधरी है, गाजियाबाद के हैं, और मैं उनको फॉलो करता हूँ, और मैंने उसको आजमाया भी है कि अगर कुछ भी बीमारी हो, वो उनका एक 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 मतलब वो है, जिसको वो कहते हैं DIP डाइट, कि DIP डाइट क्या है। DIP डाइट भी वही है, उसी बेस पे है कि रॉ खाना। उन्होंने ये कहा कि आपको सुबह का नाश्ता, पहले आपको अपनी बॉडी वेट का जो 10% है, 10% से मतलब अगर 60 किलो है तो 600 ग्राम, मतलब 1%, 600 ग्राम आपको रॉ खाना है। तो उसमें सलाद हो गया, हरी पत्ती हो गया, और फल फ्रूट कुछ भी, आप उसमें थोड़ा खट्टा फल ले लो, कुछ मीठा फल ले लो, और नारियल का पानी हो गया। ये काफी चर्चा में भी रहा था जब कोरोना हुआ था, तो उन्होंने इसी विधि से कोरोना को भी ठीक किया था, और काफी लोगों का ठीक किया था। यहाँ थाईलैंड में भी उनका काम है, तो वहाँ पे भी काफी उन्होंने रिसर्च किया और उससे ठीक किया। फिर दिन में जो है थोड़ा पहले आपको अपनी बॉडी वेट का उतना ही एक DIP डाइट, अगर आप नेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, तो उसको खा के फिर आप कुछ खाना खा सकते हैं पका हुआ। अगर आपको कोई बीमारी है, तो आप बिल्कुल, कोई भी गंभीर बीमारी है, तो उसको आपको 21 दिन तक केवल रॉ खाना है, मतलब बिल्कुल कुछ भी पका हुआ नहीं खाना है, दूध बिल्कुल बंद कर देना है। इस तरह की चीजें वो कहते हैं, और उनका एक नेटवर्क है जो काफी फैल गया है, जो उन्होंने डायबिटीज को जड़ से ठीक किया है इसी विधि से।
कैंसर को जड़ से ठीक किया। तो इस तरह का काम चल रहा है, लेकिन ये पॉपुलर नहीं होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि ये आदमी आज हम ये सोचते हैं कि कितने अस्पताल खुले, कितना दवाइयाँ बने, ये जो सिस्टम चल रहा है, जो कि एक मार्केटिंग का सिस्टम है, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और जो हम अपने शरीर को कैसे ठीक करें, बहुत सीधी तरीके से कैसे ठीक करें, तो इस पे ध्यान नहीं जाता है लोगों का। और मैंने वो आजमाया है। मैंने कई दफे देखा, चाहे आपको जुकाम लगे, कोई बीमारी हो, आप बस पुराना समय में, हमारे समय में पुराने लोग जो है व्रत रखते थे। ये सब चीजें उसी का पार्ट है कि हम अपनी बॉडी को कैसे ठीक रखें। और उसके साथ अगर हम व्रत न भी रखें, व्रत रखना में, हम व्रत में क्या खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं, जो कच्चा, तो वही एक मतलब हमारी संस्कृति में पहले से है। और हमें उसको थोड़ा सा, और अगर हम 2-3 हफ्ते भर, एक अगर कोई गंभीर बीमारी है तो हम उसको 21 दिन तक खा सकते हैं। 21 दिन का मतलब ये है कि नॉर्मली ये कहा जाता है, ये साइंटिफिक नियम है एक, कोई भी चीज आप 21 दिन तक खाओ, क्योंकि हम तो आदत पड़ी हुई है, जब तक भात दाल न मिले तब तक हमें लगता है कि कुछ खाया नहीं, रोटी न मिले तो हमें लगता है कुछ खाया नहीं। लेकिन जब हम 21 दिन तक एक डाइट प्लान फॉलो करते हैं, कोई भी डाइट प्लान, तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है। ये बॉडी को जैसी आदत डालो वैसी हो जाती है, और फिर हमें नहीं लगता, तब हमें वो रोटी और चावल खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 21 दिन तक फॉलो करो। तो मैंने एक मैं महाराष्ट्र में था, तो वहाँ पे धामनगांव के पास एक लड़के को कैंसर हो गया था। और पता नहीं उसको तो किसने बताया, हमने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन वो जो है, जो भी पत्ती जो खाने योग्य है, क्या कहते हैं, जब मिल जाती हैं, राई, धनिया, जो भी, पालक, मेथी, जो भी हरी पत्ती है, उसका रस निकाल के 1 गिलास वो पी रहा था। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी पेड़ की पत्तियां जो खाने योग्य हैं, जिसमें कि पॉइजन नहीं है, उसको ही वो रस निकाल के पी रहा था। तो वैसे इलाज भी कर रहा था कैंसर का, लेकिन उसने कि वो जो आयुर्वेदिक इलाज पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। और मैंने देखा कि जब मैं दूसरे साल गया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें ये भी है कि आप हरा पत्तियां, इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि अगर बहुत गंभीर बीमारी है तो आपको 1 गिलास जो है केवल हरे पत्ती, ग्रीन्स जिसको कहते हैं, उसका जूस पीना है, और सुबह खाली पेट पीना है। तो आप रेगुलर उसको 21 दिन तक पियेंगे तो आपकी बीमारी बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगी। ये मतलब ये ऑलरेडी काफी कुछ अवेलेबल है, अगर आप ढूंढेंगे तो। मैं इसको ऐड करना चाहता था कि ये ऑलरेडी हमारी एक तो संस्कृति में है, ऑलरेडी इस पे बहुत काम हुआ है, लेकिन इसको फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आदरणीय भुवनेश्वर जी ने कहा कि हमें ये चीजें सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तो मैं एक, हम जो है यहाँ पहाड़ में हैं, तो वहाँ पे क्या दिक्कत थी कि गेहूं की बुआई के समय मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, सूखी जमीन है, कोई पानी इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है। तो हमने एक प्रयोग किया था। हमने क्या किया कि गेहूं लेके उसमें गेहूं का वेट का 50% मिट्टी, और अगर दीमक की मिट्टी मिले तो ज्यादा बढ़िया। अगर 10 किलो गेहूं है तो 5 किलो मिट्टी और 5 किलो उसमें कच्चा गोबर मिला के इसको मिला दिया अच्छी तरह से। और इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो डले बन जाते हैं उसके, तो उसमें अगर ये बन रहा है तो थोड़ा सा मिट्टी ज्यादा मिला दो। तो बिल्कुल वो इस तरह से हाथ से गूंथ के उसको इस तरह से
कोटिंग कर दी जाती है कि वो हर दाना अलग हो जाता है वो, अगर उसमें मिट्टी जैसे अगर वो गीलापन है तो मिट्टी मिला दो। तो इस तरह से करके फिर हमने उसको थोड़ा सा शाम को किया और सुबह हमने बोला कि भाई इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन था गांव में, तो हमने कहा कि इसको हल वहां पे बैल से हल लगाते हैं, तो हल में हम इसको पीछे से डालेंगे लाइन लाइन से। तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा रहा क्योंकि मॉइस्चर का प्रॉब्लम था और गेहूं में ऑलरेडी मॉइस्चर आ गया था, तो वो टाइम से जर्मिनेट हो गया और बहुत अच्छी फसल भी हुई क्योंकि साथ में खाद भी उसको मिल गई। तो मैं इसको शेयर करना चाहता था कि इस तरह से भी जहाँ पे ये दिक्कत आती है कि जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, तो इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं, पर हमारा मेन मकसद ये है कि गेहूं में थोड़ा मॉइस्चर जो दाने में है वो थोड़ा सा फूल जाए, उसमें मॉइस्चर आ जाए ऑलरेडी, और साथ में उसमें कोटिंग भी हो जाए कि वो मॉइस्चर बना रहे। तो इस तरह से हम जो एरिया जहाँ पे मॉइस्चर की प्रॉब्लम है, मॉइस्चर की वजह से गेहूं टाइम से जम नहीं पाता है, तो इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात कहे, साथ में सभी लोगों का आभार प्रदर्शन भी करें। जी जी ओम, सदन को प्रणाम। और जैसा कि आपने आज का सेशन में मैं थोड़ा सा भोपाल यात्रा पे रहा, तो बीच में जो नीचे वाली लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी लेट जुड़ पाया। जैसा कि अभी रघुवीर जी ने बताया कि कुछ पत्तियों का उपयोग जो कैंसर में लोग यूज करते हैं, तो हमने ये पाया है कि अभी जो लोग जंगलों के बीच में रह रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार की पत्तियां, एक कल मुझे एक नया पौधा, जिसको रजान बोलते हैं, शायद आप लोग पहचानते होंगे, एक रजान नाम का एक पौधा होता है, उसका छाछ के साथ में रायता बनता है। इसका कैंसर में बहुत ही मतलब रामबाण की तरह काम करता है। ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल जो होती है उसको वो अद्भुत तरीके से रोक देता है। तो जब ये जानकारी मुझे एक आदिवासी से मिली है, अभी जैसे आदिवासी का सब्जेक्ट 2-3 दिन पहले से भी हमने प्रदीप भैया ने डिस्कस किया, तो ये बहुत सारी ऐसी धरोहर है हमारे देश में जो आदिवासियों के पास है, बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, तो अभी उन तक पहुँचना बाकी है। और आज के योग क्लास बहुत अच्छी रही, और मैं थोड़ा सा यात्रा में रहा, इसलिए बीच बीच में लिंकेज टूट भी गया था। मैं जुड़ नहीं पाया उस समय में। फिर इसके बाद में जैसे ही मुझे नेटवर्क में आया, मैंने इसको ज्वाइन किया और काफ़ी अद्भुत उद्बोधन था, और सभी का सदन में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो लोग लेफ्ट हो गए हैं उनका भी, आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय राजऋषि कुशवाहा साहब जी, भगवान दास जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह जी, ब्रजगोपाल सिंह जी, डीडी शर्मा साहब जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे साहब जी, आदरणीय गजानन साहब जी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा साहब जी, कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय बने सिंह जी, नीलकंठ सांवले जी, आदरणीय ओमकार नाथ जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली दीदी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय राघवेंद्र पटेल जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय राकेश झा जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय शिवाली पारासर जी, उमा शंकर जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट साहब जी, और जो लेफ्ट हो गए हैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सदन की ओर से सभी को प्रणाम करता हूं, और सभी
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी आशा के साथ में जी ओम। ओम। रघुवंशी जी जी वो जो रजान के बारे में बात कर रहे हो आप अभी, वो जी जी उसके मतलब बीजे क्या राई के जैसे होते हैं क्या? अगर पुदीना की पत्ती देखी हो आपने तो पुदीना की पत्ती तरह लंबी पत्ती होती है, पुदीना की पत्ती में गुलाई जाती है, वो सीधी होती है और थोड़ी मोटी होती है और उसमें धारियां बहुत होती हैं। बस पुदीना की अच्छा आप वो हाँ अच्छा समझ गया। फोटो डालो ना भाई, फोटो डालो ना ग्रुप पर, वो जो वनस्पति है उसका फोटो डालो तो हमें भी समझेगा ना। हाँ, ये आदिवासी लोग है ना, मतलब उसकी हर सीजन में ये विंटर सीजन में रायता बहुत खाते हैं उसको, उसका रायता खा लो दीवाने हो जाओ आप। मतलब जैसे अपन कड़ी पत्ता डालते हैं ना छाछ में, मैं इसका फोटो उपलब्ध करा के आपको डालता हूँ, मैं खींच के डाल दूंगा सर ग्रुप में। जी हाँ हाँ। जी दीदी। और आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, वो लिखित रूप से डालो ना ग्रुप पर, आपने बीजोपचार के बारे में बताया था तो वो। हाँ, ये दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग भी अगर कुछ ऐसा अद्भुत फार्मूला आता है तो कृपया करके वो लिपिबद्ध भी हो जाएगा, तो किसी के पास स्क्रीनशॉट भी रखा रहेगा, तो वो लिपिबद्ध चीजें और ऑडियो में बहुत फर्क होता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो आप अगर कोई ऐसा फार्मूला आता है तो कृपया करके उसको ग्रुप पे जरूर लिख के डालें। मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम जो शिविर लेते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनमें हम शेयर कर सकते हैं, और ये जो बहुत सारा मौलिक ज्ञान भंडार है वो अनेक लोगों के यहाँ जाएगा तो बहुत उपयोगी होगा ना। हम सिर्फ सुनते हैं तो वो जाता है, विस्मरण भी हो जाता है, क्योंकि हम काम में लगे होते हैं। लेकिन वो लिखकर आया ग्रुप पर तो हम लिखित रूप से रखेंगे और वो अन्य कार्यक्रमों में और शिविरों में लोगों को शेयर करेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ ओम। जी ओम। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। समय हो गया है इसलिए आप सत्र को समापन करते हैं। जी ओम। सभी को ओम। आज हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का क्वेश्चन थोड़ा बाकी रह गया है, तो मैं ये करना चाहता हूँ कि आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी इनका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आदरणीय हीरालाल जी की म्यूट की आवाज क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। कुमार बब्बर सिंह साहब का जो है धन्यवाद ज्ञापन रह गया था, तो मैंने कहा उनको आभार ज्ञापित करते हैं हम पूरी योग क्लास की तरफ से। जी 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 सर जी। ओ यदि कोई छूट गया हो तो क्षमा चाहते जी हैं। जी जी। हमारे जो वरिष्ठ जन है वो मनीष सिंह साहब का इनका नाम मिलता जुलता है, तो वो ऐसा हो गया था। मैंने कहा जी ठीक है सर, धन्यवाद। आदरणीय रामकृष्ण भाई का भी आभार व्यक्त करते हैं कि सभी का आभार उन्होंने व्यक्त किया, तो हम आदरणीय रामकृष्ण भाई रघुवंशी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा हुई आपकी, कम से कम मुझे याद रखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं भी करे तो मैं तो परिवार का सदस्य हूँ और आपस में सदस्यों को, बंधुओं को धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती है। जी नहीं, आवश्यकता रहती सर, मिल जाए तो आनंद आ जाता है थोड़ा सा। जी जी जी। देखिए देखिए साहब, मैं हमेशा कहता आया हूँ, मित्र, माता पिता, इनके घर जाने का कोई समय नहीं होता है। आप कभी भी 24 घंटे में इनके घर की घंटी बजा दो और कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कहीं दूसरी जगह जाए तो कुछ मर्यादा है जो यहाँ पे कभी और मित्र के भी बीच में क्या मर्यादाएं नहीं होती ना कुछ वो। जी जी तो जी। यहाँ कब आते हैं, हमारे महाराष्ट्र में कब आते हैं? आप तो बोले ना कब भी आ सकते हैं, तो चले जाओ बिना संकोच के। 11-10-15 मिनट में पहुंचने 9 बजे। आप जब भी हृदय से याद करेंगे और वो वाइब्रेशन जब बहुत तेज हो जाएंगे तो वो सृष्टि को हमें वहाँ किसी न किसी बहाने से ले जाएगी वो। क्योंकि मैं आ नहीं सकी ना मध्य प्रदेश में, इसलिए मुझे तो बहुत कमी लगती है। आप सबका दर्शन होता वहां आती तो, लेकिन मैं मजबूरी, मेरी स्कूल की मजबूरी थी, इसलिए नहीं आ सकी मैं, और अकेली भी नहीं आ सकती थी, इसलिए ये बहुत क्या कहूँ,
आना चलो तो फिर था लेकिन मैंने मिस किया है आप सबका रूमाल के बिना उपयोग सहवास। करो, रूमाल उपयोग करो, हाथ में रगड़ो सीधा। सर एक मिनट के लिए बोलना चाह रहा हूँ। ये दैनिक योग आहार का बहुत बहुत कार्यक्रम का बहुत बहुत चलिए आभार श्रीमान मैं इसलिए जी व्यक्त जी करूंगा बोलिए सर, बोलिए बोलिए। बहुत बहुत आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि इसके कारण मेरी एक आदत छूट गई थी पढ़ने की। अब वो आदत फिर से शुरू हो गई। मैं लगभग 1-1.5 घंटा पुरानी ये साहित्य और कुछ भी खेती के बारे में पढ़ने लग गया हूँ, तो इसमें मुझे बहुत थोड़ा बढ़िया मजा सर, आ बहुत रहा है। बढ़िया। आप फिर से स्टूडेंट बन गए, बहुत बड़ी बात है। छात्र जीवन का पुनरागमन हो गया आपका, शाला में पुनः प्रवेशी हो गए आप। नहीं हीरालाल जी, आप सही कह रहे हैं। जिंदगी में कोई साथ दे न दे, इंसान की सबसे बड़ी मित्र किताबें होती हैं। मैंने ऐसा, मेरे प्रिंसिपल साहब हमारे जब हम पढ़ते थे, जब कहते थे कि किताबों को जिसने भी अपना मित्र बनाया वो हमेशा किताबों से उसको बहुत कुछ मिलता है। तो किताबों को मित्र बनाने से बढ़िया कोई चीज नहीं है। जी ओम। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। हर साल एक डायरी बनाता हूँ, उन डायरियों को देख रहा हूँ अभी मैं, और बहुत सी चीजें अभी फिर मिलेंगी, मजा आएगा एक आध दिन फिर। और जी ओम। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, मैं विनंती करना चाहता हूँ कि प्रदीप राज वर्मा जी का जो शोषण के बारे में कुछ प्रश्न था उसका जी समाधान करें। जी जी, वो मैं थोड़ा पूरा सुन नहीं पाया, फिर से थोड़ा रिपीट कर देंगे वर्मा जी।